सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में अपना विधायिका वाला चैप्टर कवर करेंगे जो कि आधा रह गया था। तो यहाँ से हम कानून का निर्माण देखते हैं। कानून कैसे बनता है, कानून का निर्माण कैसे होता है। तो ये क्लास 11 का पोल साइंस का चैप्टर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कानून बनने की प्रक्रिया तकनीकी और जटिल है। जो कानून होता है ना, उसकी बनने की जो प्रक्रिया है वो तकनीकी भी है और जटिल भी है। दूसरा पॉइंट है, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। देखो, कानून से जब कानून बनता नहीं है उससे पहले जब उसको लाया जाता है, मतलब कानून बनाने के लिए लाया जाता है, तो उसको विधेयक कहते हैं। कानून बनने से पहले पहले प्रारूप को विधेयक कहते हैं। ठीक है, देखो विधेयक के प्रकार देख लेते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक, दूसरे होते हैं गैर सरकारी विधेयक, मतलब जो कि सामान या फिर निजी होते हैं, जो कि किसी और द्वारा लाए होते हैं। जो हमारे सरकारी विधेयक होता है ना, वो मंत्री द्वारा लाया होता है, जैसे कि धन विधेयक, वो सरकारी विधेयक होता है। जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं, जो कि संसद के सदस्य द्वारा किसी या फिर किसी और द्वारा विधेयक लाया हुआ है, मतलब जो कानून लाया है ना, वो होता है गैर सरकारी विधेयक। इसको हम सामान्य विधेयक और निजी विधेयक भी बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे सरकारी विधेयक के वो देख लेते हैं पॉइंट, इसमें कैसे कैसे विधेयक आते हैं। तो सरकारी में आते हैं धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अगर किसी संविधान में संशोधन करना हो तो ऐसे विधेयक को हम सरकारी विधेयक कहेंगे। साधारण विधेयक जो कि नॉर्मल विधेयक होता है, और धन विधेयक जो कि टैक्स से संबंधित होता है। ठीक है, और निजी विधेयक भी है जो कि जिसको हम साधारण भी बोल सकते हैं। अभी संविधान संशोधन के लिए भी ये विधेयक होता है जो निजी विधेयक होता है। निजी मतलब गैर सरकारी विधेयक। अब देख लेते हैं कानून निर्माण के चरण, मतलब कानून किस किस प्रक्रिया से गुजरता है जिससे जिससे वो एक कानून बनता है। मतलब विधेयक किस किस प्रक्रिया से गुजरता है जो कि वो कानून बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, कानून प्रक्रिया शुरू होने से पहले संसद में विधेयक पर बहुत चर्चा होती है। देखो, कानून प्रक्रिया शुरू होने से पहले उससे पहले जो हमारा विधेयक होता है, जो कि कानून नहीं बनता है, उसके पहले जो विधेयक होता है वो संसद में बहुत सारी चर्चाओं से गुजरता है। मतलब इसके ऊपर चर्चा होती है, विधेयक कैसे ठीक रहेगा इंडिया में, इसको लागू करना सही है कि नहीं, इसको लागू करने के पीछे किसी का हाथ तो नहीं, मतलब वो सरकार पे दबाव तो नहीं डालना चाहते। तो ये सारी चर्चा होती है विधेयक पर संसद द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका पहला जो चरण होता है वो कैसे गुजरता है। अब हम इसका पहला चरण देखते हैं। तो जब जब मंत्रिमंडल बहुत विचार करके उस विधेयक को मंजूरी दे देता है। देखो, कोई विधेयक को लागू करना हो तो उससे पहले किसी मंत्रिमंडल को उसको भेजा जाता है। मतलब मंत्रिमंडल के पास उस विधेयक को भेजा जाता है। जब मंत्रिमंडल उस विधेयक को मंजूरी दे देता है प्रक्रिया से गुजरने की, तब उस विधेयक को दूसरे चरण में भेजा जाता है। तो पहले चरण में और भी कुछ है, तो पढ़ लेते हैं। संसद का कोई भी सदन इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो, संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी सदन इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है जो कि लाया गया है। दूसरा चरण देखते हैं। तो दूसरे में धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पास कर, अगर कोई धन विधेयक लाया है तो उसको केवल लोकसभा ही पास कर सकता है। राज्यसभा की मंजूरी हाँ या ना हो, लेकिन वो हाँ ही होगी। लोकसभा के पास ही वो जाके फाइनल डिसीजन होगा कि ये लागू होगा कि नहीं होगा, अगर धन विधेयक है तो। आगे देखते हैं, लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। देखो, अगर कोई विधेयक सामान्य विधेयक है, उसको अगर लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है दूसरे चरण में। तीसरा विधेयक है हमारा तीसरा जो चरण है, स्टेप है, वो देखते हैं। संसदीय समितियां इस विधेयक पर विचार व चर्चा करती हैं। देखो, उसके बाद जब उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है, फिर उसमें जब जो हमारे संसद में समितियां होती हैं ना, वो इस पर बहुत ज़्यादा विचार करती हैं और चर्चा करती हैं। चर्चा करके जो चौथा चरण आता है उसमें विधेयक पर मतदान होता है। देखो, जो हमारा चौथा चरण है उसमें जो विधेयक होता है, जो कानून होता है, उस पर मतदान होता है। मतलब कितने लोग राजी हैं, कितने लोग नहीं राजी हैं। उसके बाद राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति के भेजा जाता है। फाइनल राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है।
और फिर 5वें चरण में अगर राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देता है उस विधेयक को, मतलब उस पर साइन कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। जो विधेयक हमारा होता है ना, वो कानून के रूप में पारित हो जाता है कि किसी भी देश में, जैसे कि हमारे देश में, इंडिया में, तो वो पारित कर दिया जाता है अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है तो। अब देखो ये कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट है, तो इसको पढ़ लेते हैं। अगर चौथा चरण में संसद, देखो चौथा चरण कौन था, ये वाला, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अगर चौथा चरण में संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, देखो अगर मतभेद हो जाता है तो संसद के संयुक्त अधिवेशन के तहत निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में जाएगा। यदि अगर राज्यसभा इसको मंजूरी नहीं देता है, हाँ या ना नहीं करता है, तो एक कानून बनाए, तो कि एक अधिवेशन बनाए जिसके तहत लोकसभा का ही पक्ष में जाएगा। जो निर्णय है ना, वो हमेशा लोकसभा के ही पक्ष में जाएगा। तो लोकसभा हाँ कहेगा तो हाँ होगा, लोकसभा ना कहेगा तो ना होगा। अब हम देखते हैं, देखो ये कानून कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया सारी जान लिए। लास्ट में वो राष्ट्रपति के पास जाता है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद कानून बन जाता है। तो अब हम देख लेते हैं संसदीय नियंत्रण के साधन। ये एक टॉपिक है आपके बुक में, तो इसको पढ़ते हैं। देखो संसदीय नियंत्रण में जो आता है ना, वो है बहस और चर्चा। तो कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों पर बहस करना। देखो जो कार्यपालिका द्वारा नीतियाँ बनाई गई है ना, उनके तरीकों पर बहस करना, ये संसदीय नियंत्रण के साधन है। मतलब ये करती हैं, कार्यपालिका पर बहस करती है, मतलब उनके तरीकों पर बहस करती है। ये तुम्हारा ठीक नहीं है, इसको चेंज करो, तो इसके द्वारा ही बहस होती है। अब दूसरा है कानून की स्वीकृत या अस्वीकृत। मतलब कानून को स्वीकृत देने या ना मंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। अगर कानून को बनाना है, नहीं बनाना है, ये जो होता है ना अधिकार, वो संसद के पास होता है। वित्तीय नियंत्रण, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था बजट के माध्यम से की जाती है। संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना भी कर सकते। देखो जो संसाधन होते हैं, सरकार के कार्यक्रम जो होते हैं, उनको लागू करने के लिए जो हमारे संसाधन खर्च होते हैं, वित्तीय जो पैसे खर्च होते हैं, या फिर कोई और संसाधन खर्च होता है, तो इस संसाधन को मतलब वो जो संसाधन है, वो हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। मतलब ये खर्च करो, ये मत करो। तो इसकी जो वो अधिकार होता है ना, वो संसद के पास होता है कि कितना संसाधन खर्च होना चाहिए, कितना संसाधन नहीं खर्च होगा। तो एक लास्ट पॉइंट है जो कि है अविश्वास प्रस्ताव। कार्यपालिका को संसद द्वारा उत्तरदायी बनाने का सबसे अच्छा हथियार अविश्वास प्रस्ताव। देखो कार्यपालिका जो है ना, उसको संसद द्वारा उत्तरदायी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अविश्वास प्रस्ताव। तो अगर आप पेपर में आए ना कि संसदीय नियंत्रण के साधन बताइए, तो आप ये चारों साधन लिख सकते हो। बहुत ही ईजी है, मैंने बहुत ईजी वे में ये लिखा है, नोट्स बनाए, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। एंड मैंने आपको समझा भी दिया है। अब देख लेते हैं हम संसदीय समितियां जिनके बारे में पढ़ रहे थे, ये भी कानून बनाती हैं। मतलब ये भी कानून की प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो देखते हैं। तो पहला है विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन हुआ है। देखो विधायी कार्य और दैनिक कार्य, मतलब विधायी कार्य जो कि कानून से संबंधित होते हैं, दैनिक कार्य जो कि संसद के जो कार्य होते हैं, उनके लिए इन समितियों का गठन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं संसदीय समितियां। जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन हुआ है। जो विभिन्न विधायी कार्य, जैसे कि कानून बनाने का कार्य, और दैनिक कार्य जो संसद के दैनिक कार्य, उनके लिए इन समितियों का गठन किया गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। मतलब जो मामले आते हैं, उन पर ये विचार भी विमर्श करती हैं संसदीय समितियां। तीसरा है प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है। जो संसद में प्रशासनिक कार्य होते हैं ना, उन पर ये समितियां निगरानी रखती हैं। तो 3 पॉइंट समितियों को बहुत ईजी हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं।
संसद स्वयं को कैसे नियंत्रण करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आया तो ये मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप वहाँ लिख सकते हो, बहुत ही इजी वे में लिखे हुए हैं मैंने। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। बहस चर्चा के माध्यम से ही संसद अपने सभी आवश्यक काम को करता है। देखो, बहस एवं चर्चा मतलब कोई भी अगर काम है ना, उस पर बहस बिठाई जाएगी, उस पर चर्चा होगी, तो इसके माध्यम से ना संसद अपने आवश्यक काम को पूरा करता है। ये पहला है, ठीक है। दूसरा है संसद सार्थक मतलब सही तरीके और अनुशासन द्वारा कार्य करता है। मतलब सही तरीके से और अनुशासन मतलब संविधान के जो संविधान के जो अधिकार होते हैं ना, उसके तरीके से वो कार्य करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। खुद संविधान में संसद को सही तरीके से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए। देखो, संसद को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान में प्रावधान भी बनाए गए हैं, जो कि संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये भी मतलब संसद को कैसे नियंत्रित किया जाता है इसके लिए संविधान में प्रावधान भी दिए गए हैं। फिर आखिरी पॉइंट है जो कि संसद में सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी है। जो संसद के सदन है ना, दो लोकसभा और राज्यसभा, उनका कोई भी अध्यक्ष जो होता है वो विधायिका की कार्रवाई के मामले में, जो विधायिका होती है उसकी कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी है। मतलब उसके पास अधिकार होता है कि वो कार्रवाई कर सके मामलों पर। तो ये मैंने आपको पॉइंट दे दिए हैं। तो बहुत ईजी वे में मैंने ये पॉइंट लिखे हैं बुक से ढूंढ के, तो आप इससे लिख सकते हैं अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। मैंने आपको दे दिया है दूसरा पार्ट भी। तो आज का पूरा चैप्टर फिनिश होता है, विधायिका चैप्टर मैंने पूरा आपको समझा दिया है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिए। उसमें स्टार्टिंग में बहुत ही इजी वे में समझाया, आपको टॉपिक बताया है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी भेजें।